नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहली खबर त्रिपुरा से, और त्रिपुरा में मचे बवाल से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की यूथ विंग की नेता सायानी घोष की अगरतला में गिरफ्तारी के खिलाफ टीएमसी सांसद दिल्ली में धरना दे रहे हैं। टीएमसी सांसद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांग रहे हैं। गृह मंत्रालय के बाहर जुटे टीएमसी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे हैं और वहीं धरने पर वो बैठ गए। पुलिस लगातार उन्हें मंत्रालय के बाहर से हटाने की कोशिश में जुटी है। आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दिल्ली आ रही हैं। उधर टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी अगरतला दौरे पर है। अभिषेक बैनर्जी अगरतला में रैली करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन से उनको इजाजत नहीं मिली। अभिषेक बैनर्जी को नुक्कड़ सभा करने की मंजूरी मिल गई है। तो आपको हम बता दें, लगातार ये मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। Please recognize your constitutional right. They teach you the constitution. Please recognize your constitutional right. They teach you the constitution. Please recognize your constitutional right. They teach you the constitution. Please recognize your constitutional right. They teach you the constitution. दरअसल आपको पूरा मसला बता देते हैं। 20 नवंबर को तृणमूल कांग्रेस की यूथ प्रेसिडेंट यानी कि सायानी घोष अपनी कार से गुजर रही थी और इसी दौरान विप्लव देव एक मीटिंग कर रहे थे। सायानी ने अपने ट्वीट में लिखा था, तभी बीजेपी के कार्यकर्ता ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन इस मामले में पुलिस ने हिट एंड रन के केस में मामला दर्ज कर लिया है। अब सायानी के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं वेस्ट त्रिपुरा के एडिशनल एसपी विजय रेड्डी ने भी बताया है कि सायानी घोष को अगरतला पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारने की कोशिश कर रही थी। दरअसल यही है पूरा मामला, जिसके बाद ये बवाल जो है वो मच गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता एक पब्लिक मीटिंग में थे। जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक आईपीसी की धारा 307, 153 के तहत अब केस दर्ज हो गया है। श्रेया चैटर्जी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। श्रेया, पूरा मामला तो ये सामने आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है, देखिए अब ये सियासी रंग लेता जा रहा है। तमाम टीएमसी सांसद गृह मंत्रालय के बाहर हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, जरा सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये कह क्या रहे हैं। देखिए, सवेरे से हम जो टीएमसी के सांसद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं लगातार। उनका कहना ये है कि उनको जो होम मिनिस्टर है उनसे मिलना है और त्रिपुरा में जो घटना घट रही है उसके बारे में उनको आगाह करना है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद उनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला। और सारे एमपीज एक से हमें यही कहा, कल्याण बनर्जी ले लीजिए, वहां पे सुखेंदु शेखर रॉय, सौगत रॉय, जो भी है वो यही कह रहे हैं कि बार बार बातचीत करने के बावजूद होम मिनिस्ट्री से अपॉइंटमेंट नहीं आया, जिसके बदले वो यहाँ पे अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन वो जारी रखेंगे। उनका ये भी कहना है कि उनके और भी सांसद इस धरना प्रदर्शन में उनके साथ जुड़ेंगे जो अभी एमएचए के बाहर है। और ये पूरा मसला जो है सायानी घोष के अरेस्ट के बाद हुआ, क्योंकि कल ये घोषणा किया गया था टीएमसी की तरफ से कि वो आएंगे और वो एक धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसके बाद उनका प्लान में चेंज हुआ कि वो होम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं और वो जब नहीं हुआ, हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं और उनका अभी भी यही मांग है कि वो होम मिनिस्टर से मिलना चाहता है और त्रिपुरा में जो घटना घटी है उसके बारे में एक रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि त्रिपुरा दौरे पर अभिषेक बैनर्जी हैं। दरअसल यहाँ पर आपको तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। देखिए, दरअसल वो सभा करना यहाँ चाहते थे, जो कि उनको मंजूरी जो है यहाँ नहीं मिली है। और इस बीच ममता बनर्जी जो है वो भी आ जा रही हैं दिल्ली। और ये पूरा मामला अब किस तरह से सियासी रंग लेता जा रहा है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। एक तरफ एमएचए के सामने तृणमूल सांसदों का धरना, दूसरी तरफ आपको हम बता दें कि त्रिपुरा दौरे पर है। अगरतला में अभी इस वक्त बताए जा रहे हैं अभिषेक बैनर्जी हैं और अभिषेक बैनर्जी को फिलहाल मंजूरी मिल गई है कि वो नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह की सभा नहीं कर सकते। সাউনি কি করেছে? সাউনিকে গ্রেফতার করতে হবে। সাউনি একটা স্লোগান দিয়েছে, খেলা হবে তো নরেন্দ্র মোদিও বলেছে বাংলাদেশে। তো নরেন্দ্র মোদিকে গ্রেফতার করা হবে না কেন?
খেলা হবে বলাতে যদি সায়নী ঘোষ গ্রেপ্তার হয় আর যারা পুলিশের উপর আক্রমণ করলো, লাঠি সোটা নিয়ে আমাদের ক্যান্ডিডেটদের মারলো, আমি গ্রেপ্তারি ছেড়ে দিলাম, একটা লোককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করা হলো। इस पूरे मामले पर दिलीप घोष क्या कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष हमारे साथ हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जिस तरीके से जो घटनाएं इवॉल्व हुई हैं? नहीं, देखिए, वहाँ जो हो रही है कानूनी मामला, तो कानूनी ढंग से उसको सुलझाया जाए। कौन क्या क्या है, पुलिस ने केस की, उनको बुलाया, पूछताछ किया, उसके बाद अरेस्ट किया है, वो तो कोर्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ से जिस प्रकार की हिंसा को वहाँ लेके जाया जा रहा है, पिछले विधानसभा चुनाव और बंगाल की जो राजनीति और इस परिस्थिति बनी है, पूरा देश को जानता है, और उसी प्रकार बात करते हैं, वहाँ जाके लोगों को धमकी दे रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। जो आज जेल में, उनकी फेसबुक लाइव अब सुनिए, वो क्या बात कर रहे हैं, किस प्रकार प्रोवोक कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, और सामान्य लोग भी भड़के हुए हैं, कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है उसके कारण, और उसका जो नतीजा होना था, पुलिस का केस हुआ है। यहाँ हर जगह हमारे ऊपर 35,000 केसेस है, हमारे कार्यकर्ताओं ऊपर, उसमें आर्म्स केस, मर्डर केस, ड्रग, सब झूठे केस है। हर जब कोर्ट में जाते हैं, न्यायाधीश ने उनके लॉयर्स के पूछते हैं कि बिना हथियार का, आप बोल दिए हथियार दिखाकर डराया, रिकवरी हुई है क्या, कुछ नहीं भी केस कर देते, और पुलिस करता है, हम उसको झेल रहे हैं, लड़ रहे हैं हम। और ये बंगाल कैसा स्थिति में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे, उनके ऊपर सारे हम हजारों लोग आक्रमण किया, गाड़ी तोड़ा, मारा पीटा, मेरे ऊपर 10 बार ऐसा अटैक हुआ है, तो वो वहां भी इस प्रकार करना चाहते हैं। तो हिंसा की राजनीति बंगाल से बाहर लेके जाने इनकी जो मनसूबा है, मुझे लगता है कि वहां के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जबरदस्ती कर रहे हैं, तो इस प्रकार सारी विडंबनाएं हो रही हैं। अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा पहुंचे हैं, कह रहे हैं खेला होबे सिर्फ कहा था सायनी ने, और तो कुछ कहा नहीं था। खेला हबे बोल के यहाँ क्या करते हैं, अपने कार्यकर्ता घरों में पत्थर मारते हैं, आग लगाते हैं, मारपीट करते हैं, हाथ पांव तोड़ते हैं, सब जगह खेला हबे स्लोगन। और उसका परिणाम क्या है, बंगाल में हमारे 25,000 परिवार को उजाड़ दिए इन लोगों ने। 80-90 हजार लोग घर छोड़ के बाहर थे, अभी भी हजारों लोग घर छोड़ के गए हैं, बंगाल से बाहर हैं, केसेस हैं, मारपीट है, संपत्ति लूट लिया गया, जला दिया गया है, छोड़ा नहीं किसी को। खेला हवा का मतलब यही है, सारा देश जानता है, इसलिए उतना भी आप वहाँ के धमकी देंगे जाकर के, वहाँ के मुख्यमंत्री के सभा में घुस के इस प्रकार बातें करेंगे। हम रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन जारी रखने पर अड़ा है। इस वक्त लखनऊ में किसानों की महापंचायत हो रही है। किसान नेता राकेश टिकैत इस पंचायत को संबोधित करने वाले हैं। किसानों की मांग है कि एमएसपी पर कानून बने। वहीं उन्होंने पीएम मोदी को खुली चिट्ठी भी लिखकर 6 मांगे अपनी रखी है, जिसमें आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने के अलावा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग भी शामिल है। यूपी के चुनावी मैदान में शाहीन बाग वाली पिच तैयार करने की कोशिश हो रही है। जी हां, कृषि कानून की वापसी के बाद नागरिकता कानून का सवाल उठ रहा है। यूपी चुनाव के जरिए पांव जमाने की कोशिश में लगे अजुद्दीन ओवैसी शाहीन बाग वाली सियासी सीरीज के अगवा हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नागरिकता कानून के खिलाफ खड़ा हो गया है। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। यूपी में चुनाव, धर्म पर राजनीतिक तनाव, जिन्ना की जयकार, CAA पर सुलगी तकरार, यूपी में मजहब सिखाता, चुनाव में वोट दिलाना, यूपी में धर्म के वास्ते ही वोट के रास्ते। यूपी के चुनाव में शाहीन बाग वाला अध्याय तेजी से खुल रहा है। जिन्ना के जिन पर जंग की एक पारी खत्म होते ही शाहीन बाग के पिच पर खेला शुरू हो गया है। आज आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार बंगाल के बाद यूपी में भी मुस्लिम परस्ती के चैंपियन में लगे ओवैसी ने शाहीन बाग की आत्मा में जान फूंकने का प्रयास किया है। सुनिए ओवैसी का नया विचार, जिस पर तकरार बढ़ना तय है। हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना, हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। बर्बाद करने की पॉलिसी बनाई गई। एक ये हैं असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं की ये जमात,
जो यूपी के इस चुनावी मौसम में सीएए एनआरसी का बीज यहां की मिट्टी में बोने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी और ओवैसी का बयान आया है, क्या इसमें कुछ चर्चा हुई कि जिस तरह किसानों का कानून वापस लिया गया है, तो क्या सीएए एनआरसी को लेकर भी सरकार से मांग की गई है? आमतौर पर बोर्ड का फोकस वो पर्सनल लॉ, सोशल इश्यूज पर होता है। तो और दूसरी बात ये कि सीएए एनआरसी के सिलसिले में जो हमारी अलग अलग संस्थाएं हैं उनके तरफ से ये मुतालबा किया गया है, उसको रिपीट करने की जरूरत महसूस नहीं, चूंकि वो चीज एस्टैब्लिश है इसलिए उससे चर्चा नहीं की। 2 दिनों से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता कानपुर में जमे थे। मुस्लिम समाज के सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर मंथन कर रहे थे। शायद इन्हें लगा कि चुनावी दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश में सीएए वाली दस्तक देने का सबसे सही वक्त और मौका यही है। कृषि कानूनों की वापसी के मोदी सरकार के फैसले के बाद शायद हौसला अफजाई भी हुई हो। मुस्लिम नेताओं की सीएए वापसी वाली मांग ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। नजरिया ये है और हम ये समझते हैं कि चूंकि जनता की ताकत हर ताकत से मुल्क की, चाहे वो असेंबली की हो या पार्लियामेंट की हो, जनता की ताकत उससे ज़्यादा भारी और भरकम ताकत है। इसलिए मुसलमानों के सिलसिले के अंदर भी इस बिल को वापस लिया जाए जो वो बना रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से भारत की सरकार ने और हमारे वजीर आज़म ने किसानों के हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और हम वजीर आज़म से ये गुजारिश करते हैं कि सीए और एनआरसी के नाम पर जो काला कानून पास किया गया है उसको भी कहीं न कहीं वापस लेने की ज़रूरत है। इसलिए कि ये कानून हमारे मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है और बड़े पैमाने पर मजहब की बुनियाद पर तफरीक करने वाला कानून है। लेकिन मोदी के मंत्री कहते हैं कि कोई किसी किस्म की गफलत में न रहे, कृषि कानूनों पर कदम वापसी को सरकार की कमजोरी न समझी जाए। एक सियासत की शोशेबाजी शुरू हुई है। कोई कहने लगा है कि नागरिकता कानून को वापस लेना चाहिए, कोई कहने लगा है कि 370 खत्म किया जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो लोग की इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नागरिकता कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको नागरिकता देने के लिए है। यानी कि एहसास सरकार को भी है कि सीएए, एनआरसी और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर विचारों की घर वापसी जरूर होगी और फिर संसद का शीतकालीन सत्र भी तो सामने है। यानी एक नई लड़ाई की भरी पूरी गुंजाइश बनती दिख रही है। बाराबंकी से रेहान मुस्तफा, कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच लखनऊ के एसपी कार्यालय में जबरदस्त जश्न है। जी हां, आज यहां पर मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर कार्यालय में हवन हुआ और बड़े मंच पर मुलायम सिंह यादव का सम्मान किया गया। पांच तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस मौके पर मुलायम सिंह की उम्र के बराबर 83 किलो का लड्डू बनवाया गया था। आप नेता संजय सिंह और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने घर जाकर मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन की बधाई दी। ये चाहते हैं आज हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमें बड़ी सबसे खुशी तब होगी जो हमारे गरीब से गरीब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए। आप सबका जन्मदिन मनाया जाए इसी तरह, और हमें बुलाइए, हम आपके जन्मदिन पे आ जाऊंगा। हाँ, ये हम आपको, आपने जिस तरह से हमारा सम्मान किया है, स्वागत किया है, इसके लिए बहुत आभारी रहूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आशा हमसे करते हो मैं आशा पूरी करके दिखाऊंगा आपके साथ। इसलिए हम आपसे चाहते थे कि हमारे सारे के सारे नौजवान, मामूली कितना उत्साह है हमारे नौजवानों में, कितना जोश है। ये नौजवान हमारा देश के अंदर परिवर्तन की राजनीति जो चल रही है, वो परिवर्तन की राजनीति को आप कामयाब बनाएंगे। मैं आपके साथ हूँ।
की। बारिश और बाढ़ यहां कहर बरपा रही है। अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है। पेन्ना नदी में उफान से नेल्लोर के पास चेन्नई से कोलकाता जाने वाले नेशनल हाईवे 16 का एक हिस्सा टूट गया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक 30 साल बाद ऐसी आपदा आई है। पानी ही पानी, सड़कों पर पानी भर गया। पानी के प्रहार से पुल टूट गए। लोगों को बचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले की है। ये चेन्नई को कोलकाता से जोड़ने वाला NH 16 है। पन्ना नदी में पानी का ऐसा उफान आया कि हाईवे 2 हिस्सों में बंट गया। स्थानीय प्रशासन की माने तो नेल्लोर में 30 साल में ऐसी तबाही पहले नहीं देखी गई। मेरे हिसाब से और लोगों के हिसाब से पिछले 30 ईयर से ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं आया था। यही फर्स्ट ईयर, विद इन 30 ईयर्स में ये फर्स्ट टाइम ऐसा आ गया था। ये अनएक्सपेक्टेड है। तस्वीरें देखिए, सैलाब का पानी किस तरह रिहायशी इलाकों में घुसा है। सड़कों पर सीने भर पानी बह रहा है। बाजार में पानी ही पानी है। दुकानदारों और खरीदारों की जगह यहाँ राहत कर्मी नजर आ रहे हैं। SDRF और NDRF की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। कल 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। करीब 1000 से ज्यादा लोग इस इलाके में फंसे हुए थे। रेस्क्यू किए गए लोगों के लिए नेल्लोर में राहत कैंपों का इंतजाम किया गया है। राहत ऑपरेशन के दौरान शनिवार को SDRF के एक कांस्टेबल की मौत हो गई। रेस्क्यू करते हुए लाइफ जैकेट अनलॉक होने से कांस्टेबल पानी में डूब गया। हम लोग 520 आदमी को अभी रेस्क्यू कर चुके हैं और फूड वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर, जितना भी पब्लिक फंसे हैं उन लोग को सब रेस्क्यू कर रहे हैं। जिसको हॉस्पिटलिटी जरूरत है उनको भी हम लोग हॉस्पिटल का एम्बुलेंस के जरिए हम भेज रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बारिश से जुड़े हादसों में मरने वालों की संख्या 33 पहुंच चुकी है। 12 लोग लापता हैं। आशीष पांडे, नेल्लोर, आज तक। और अब बात INS विशाखापट्टनम की, जो कि हमारे देश के लिए एक मिसाल है। 75% स्वदेशी उपकरणों से बने इस युद्धपोत में आधुनिक हथियार लगे हैं। दुश्मनों को सरहद की दहलीज तक आते ही बर्बाद कर देने वाला INS विशाखापट्टनम नौसेना की शान है। देश की समुद्री सीमाओं का मजबूत प्रहरी, समंदर के अंदर और ऊपर दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखने के लिए 24 घंटे तैयार। INS विशाखापट्टनम, जिसमें हवाई हमले से लेकर समंदर के रास्ते घुसपैठ की हर साजिश को नाकाम करने की ताकत है। कोरोना काल की चुनौतियों के बीच बनकर तैयार आधुनिक मिसाइलों से लैस ये युद्धपोत देश के हौसले की मिसाल है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस जंगी जहाज की ये है कि इसको पूरी तरीके से 75% जो है वो भारतीय कंपनियों ने बनाया है और जो उपकरण इस शिप को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं वो भारतीय कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ ये जो पूरा जंगी जहाज है वो बहुत ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट से बनाया गया है। अब देखिए कि INS विशाखापट्टनम के नौसेना में शामिल होने से सरहदों की मोर्चेबंदी कैसे मजबूत होगी। INS विशाखापट्टनम बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। INS विशाखापट्टनम में 16 ब्रह्मोस मिसाइल हैं। युद्धपोत में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। बराक मिसाइल सतह से हवा में मार कर सकता है। दुश्मन के जहाज का सुराग मिलते ही इस युद्धपोत की डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च हो सकती है। इस युद्धपोत में दुश्मन की हर साजिश से निपटने की क्षमता है। इसमें टॉर्पीडो ट्यूब, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर, सुपर रैपिड गन माउंट के अलावा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। युद्धपोत दुश्मन से वार करने के साथ साथ उसे चकमा भी दे सकता है। इसकी बाहरी सतह एक स्पेशल स्टील की धातु से बनाई गई है।
जिसकी वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। समंदर की लहरों पर तैरता INS विशाखापट्टनम ये भरोसा देने में सक्षम है कि भारत अब अपनी ताकत से अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए आधुनिकतम सुविधाओं से लैस युद्धपोत बना सकता है। ये है ब्रह्मोस मिसाइल वाला हिस्सा, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल रखी गई हैं। यहाँ पर 8 मिसाइल्स हैं और यहाँ पर 8 मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल जो दुश्मन हैं उनको पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने में एकदम पूरी तरह सक्षम है। वैसे में इन मिसाइलों को दुश्मन की रेंज से बचाने के लिए इनको पूरी तरीके से कवर किया गया है और ये हिस्सा पूरे शिप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंककि इस हिस्से में वो मिसाइल रखी गई हैं जो दुश्मनों को पूरी तरीके से तबाह करने में सक्षम है। INS विशाखापट्टनम की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7,400 टन है। 4 टरबाइन गैस इंजन की ताकत के साथ ये युद्धपोत करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लहरों पर सफर कर सकता है। युद्धपोत पर 300 सैनिक एक साथ रह सकते हैं। विशाखापट्टनम का वो हिस्सा दिखाएंगे हम, उस जंगी जहाज का वो हिस्सा दिखाएंगे जो IRL डेक के नाम से जाना जाता है। ये डेक जो है वो सबसे खतरनाक इसके लिए है क्योंकि इस हिस्से में रॉकेट लॉन्चर मिसाइल्स दागने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। ये सबसे खतरनाक हिस्सा है पूरे शिप का, क्योंकि इसके साथ दुश्मन जो है वो भिड़ने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार इसी मशीन के द्वारा रॉकेट लॉन्चर को फायर किया जाएगा और दुश्मनों की नाक में दम किया जाएगा।